अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कोर्स कवर किया। इसमें सबसे पहले आ गया कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इससे पहले भी हमने एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देखा था, वो था पीटरसन प्रॉब्लम। और इस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सीमाफोर प्रॉब्लम। सीमाफोर में जो दो एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म किए उसमें आ गया था आपका वेट एंड सिग्नल। टाइप्स ऑफ सीमाफोर हमने पढ़े। इसमें सबसे पहले आ गया था आपका काउंटिंग सीमाफोर और फिर हमने दूसरा पढ़ा बाइनरी सीमाफोर। इन दोनों को आज दोबारा से अप्लाई करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सीमाफोर भी पढ़े, तो ये हमने लास्ट वीक में ये सारा कुछ पढ़ा था। इस वीक के अंदर जो हम कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, उसमें सबसे पहले आएगा आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, आज भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, म्यूटेक्स लॉक्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में हम पढ़ेंगे क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें तीन प्रॉब्लम्स हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स में ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। उसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज जो है आपका बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, या हम लोग या कुछ लोग उसको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। उसके अंदर हम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वो जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होगा सीमाफोर की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि प्रोसेस आजकल हमारे पास जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्राम्ड है, मल्टी टास्क है। तो वो एक से ज्यादा प्रोसेस सेम टाइम में आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द सेम वैल्यू या फॉर द सेम रिसोर्स। तो फिर इसमें अगर आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करते या सिंक्रोनाइजेशन या आप कह सकते हैं बारी बारी आप उसको या म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं करते, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो उसमें इसको हम दोबारा पढ़ेंगे आज। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ वे टू कोऑर्डिनेट प्रोसेसेस दैट यूज शेयर डेटा। It occur in an operating system among the cooperating processes। जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम या ये तब आता है जब आप कोऑपरेट करते हैं। जो डिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं वो सेम वैल्यू या सेम रिसोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वाइल एग्जीक्यूटिंग मैनी कंकरेंट प्रोसेसेस, जाहिर सी बात है पैरेलल में वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्राम है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हेल्प टू मेंटेन शेयर डेटा कंसिस्टेंसी एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। अब अगर हम इसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर लेंगे तो उसमें होगा ये कि एक तो वो शेयर डेटा जो है उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, और दूसरा कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो होते हैं ना उसमें ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1, अगर आप आर्मी बैंड्स को आपने सुना होगा, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं क्या, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं और सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो उससे एक मुख्तलिफ धुन निकलती है, एक म्यूजिक निकलती है। और अगर वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते तो आपके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आगे पीछे चलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल है कि जब आप किसी दोस्त के साथ अपनी घड़ी वो मैच करते हैं, मतलब उसका टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर उसके पास भी 12-15 है AM या PM और आपके पास आप भी कर लें 12-15, तो इसका मतलब होता है कि आप दोनों ने जो अपनी घड़ी है वो सिंक्रोनाइज कर ली। या आप ये भी एग्जांपल कह सकते हैं कि लेट से आपने कहीं पर जाना है और आप अपने दोस्त को बता देते हैं कि 12 बजे वहां पहुंचना है। आप भी एग्री करते हैं, दोस्त भी एग्री करता है, तो 12 बजे पहुंचना एक खास जगह पर, तो आपने यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व किया 12 बजे, तो वो भी बाउंड है कि वो 12 बजे वहां पहुंचे और आप भी बाउंड है कि वहां 12 बजे पर, तो आप दोनों सिंक्रोनाइज हो गए। तो इसको हम लोग नॉर्मली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं।
और ये आपको करना पड़ता है क्योंकि आप लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम में हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर पढ़ते हैं। मेनी सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने सोल्यूशन दिया क्रिटिकल सेक्शन का वो था सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है तो वो 3 कंडीशन फुलफिल करेगा, जिसमें सबसे पहले आ गया था आपका नंबर 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, फिर प्रोग्रेस और फिर तीसरा था बाउंडेड वेट। ये तीनों कंडीशन जो फुलफिल कर रहे थे, नंबर 1 आपका था पीटरसन प्रॉब्लम, वो भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था। सेकंड फिर हमने पढ़ा सीमाफोर, ठीक है, तो वो भी वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा था, लेकिन जो पीटरसन है और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ड्रॉबैक है उसका, तो सीमाफोर इज अ बेस्ट सोल्यूशन। अब ये लोग सजेस्ट करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो हार्डवेयर सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। वो क्या सोल्यूशन है? फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इजीली इन अ सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट, मतलब आसानी से हम लोग सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इंटरप्ट को डिसअलाउ कर देते हैं, मतलब इंटरप्ट को डिसेबल कर लेते हैं, उससे होगा ये कि हमारे पास जो एक्सेस आएगा, कोई भी प्रोसेस 1 अगर हम किसी डेटा उसको दे देते हैं, तो जैसे ही प्रोसेस नंबर 2 आएगा, हमने जो इंटरप्ट वो जनरेट करेगा, तो हमने इंटरप्ट को डिसेबल किया होगा, तो वो वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बड़े आराम से प्रोसेस नंबर 1 उसको यूज करके फिर जब वो रिलीज करेगा, हम इंटरप्ट को इनेबल कर देंगे, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर हम इंटरप्ट डिसेबल वगैरह वगैरह, ये इस तरह होता रहेगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जब भी आपके पास, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है वो मल्टी कोर है, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं, उसमें ये वाला सोल्यूशन जो है वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं। एक जगह पर आप इंटरप्ट डिसेबल करते हैं, तो बाकी जगह पर इन्फॉर्म करना, नंबर 1 मैसेजेस करना, वो इंतहाई मसले, उससे मसले क्रिएट होते हैं। तो जैसे ये लोग बोलते हैं, दिस मैनर वी कुड बी sure that the current sequence of instruction would be allowed to execute in order of without preemption। तो वो तो एक प्रोसेसर की बात हो रही है। Unfortunately, this solution is not feasible in multi-processor environment, जैसे मैंने आपको बताया। Disabling interrupt on a multi-processor environment can be time-consuming as the message is passed to all the processor। जब आप एक जगह पर disallow करते हैं, disable करते हैं, तो बाकी प्रोसेसर को आपने मैसेजेस करने होते हैं, और इस दौरान आपके और भी प्रोसेस एंटर हो चुके होते हैं फॉर द सेम डेटा या रिसोर्स, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन आपका वैसे भी फेल हो जाता है फॉर द मल्टी कोर सिस्टम्स। दिस मैसेज ट्रांसमिशन लेग डिले एंट्री ऑफ थ्रेड्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड द सिस्टम एफिशिएंसी डिक्रीज। वही बात कि जब हम लोग मैसेजेस सेंड करेंगे बाकी प्रोसेसर्स को, तब तक और क्योंकि प्रोसेस तो सिंक्रोनाइज हुए होते हैं, प्रोसेस तो कंकरेंट आ रहे होते हैं, तो उसी दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस अप्लाई कर देते हैं फॉर द क्रिटिकल सेक्शन या वो जो शेयर डेटा होता है। तो फिर आपका वो मैसेज सेंड करने का या वो जो डिले आपने किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेक्स लॉग। अब म्यूटेक्स लॉग क्या है? ये भी एक प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। एज अ synchronization hardware solution is not easy to implement for everyone, a strict software approach is called mutex log was introduced। ये mutex log जो है ना, वो सिंपल एक प्रोग्राम है जो कि 2 काम करता है। जब आपका जब आप किसी प्रोसेस को कोई शेयर डेटा दे देते हो, तो वो क्या कर देगा कि वो आपका लॉक लगा देगा कि ताकि दूसरा प्रोसेस या तीसरा प्रोसेस ना आ सके इस वैल्यू लेने के लिए या वो रिसोर्स लेने के लिए। जब वो अपना वैल्यू यूज कर देगा तो वो उस लॉक को रिलीज कर देगा। तो एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, ठीक है। इन दिस अप्रोच, in the entry section of the code, a lock is acquired over the critical resources, modified and used inside the critical section, and in the exit section that log is released। जैसी वो वैल्यू रिसीव कर लेता है जो शेयर्ड वैल्यू है, ताकि इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये लॉक लगा देता है उस वैल्यू के ऊपर। तो दूसरा तीसरा कोई प्रोसेस उसको
यूज नहीं कर सकता लॉक की वजह से, और जैसे वो यूज कर ले बाद में जाते हुए वो क्या करेगा, उस लॉक को रिलीज कर देगा. सो एज द रिसोर्स इज लॉक while a process executes its critical section, hence no other processes can access it. तो ये था हमारे पास म्यूटेक्स लॉक. अब हम आते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर. हमारे पास we will be discuss the following 3 problems. हमारे पास 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में. नंबर 1 है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोलते हैं. सेकेंड है हमारे पास डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम, एंड लास्ट है आपका रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये 3 है. इसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ये इन दोनों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. अब आते हैं नंबर 1 बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम, is one of the classical problem of the synchronization. Problem statement क्या है? There is a buffer of n slots. Each slot is capable of storing 1 unit of data. There are 2 processing units, namely producer and consumer, which are operating on the buffer. ये मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि हमारे पास empty slots होते हैं. ठीक है, समझ लो हमारे पास इस तरह करके array है 4 या 5 एलिमेंट्स का. एक साइड से जो आपका है, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां पर एक साइड पे वो जो प्रोड्यूसर है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें डेटा डाल रहा होता है, और दूसरे साइड से जो कंज्यूमर है उसको डेटा लेने की कोशिश करता है 1 by 1 स्लॉट से. तो ये ओवरऑल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, वो कहते हैं कि जब आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो एक जगह एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो एक जगह से डेटा यहां पर वो डालने की कोशिश कर रहा होता है और यहां से वो लेने की कोशिश कर रहा होता है. तो एक ही सेल में दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इससे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो हमने इन दोनों प्रोसेस को, प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस दोनों को सिंक्रोनाइज करना होगा कि जब ये यहां पर फिल कर रहा है, ठीक है, डेटा स्टोर कर रहा है, तो उस टाइम कंज्यूमर यहां से डेटा एम्प्टी करने की या यहां डेटा ले जाने की कोशिश ना करे, या आपका कंज्यूमर जब इस सेल को यूज कर रहा है तो तब आपका प्रोड्यूसर यहां फिलिंग ना करे. तो हमने इन आपस में यहां पर जो आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इनको सिंक्रोनाइजेशन इसकी करनी है. हमने कैसे करनी है? सो विद द हेल्प ऑफ आपका सीमाफोर. A producer tries to insert data into an empty slot of the buffer. The consumer tries to remove data from the filled slot in the buffer. जैसे कि मैंने आपका बफर मतलब आपका हमारे पास जो मेमोरी है. अब as you might have guessed by now, those 2 processes won't produce the expected output if they are being executed concurrently. अगर सेम टाइम में इन लोगों ने सेम सेल में एक ने डालने की कोशिश की और दूसरे लेने की कोशिश की, वहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. There need to be a way to make the producer and consumer work in an independent manner. हमने कुछ ऐसा मतलब कोई मेथड यूज करना होगा जिससे हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके दोनों साइमल्टेनियसली. अब हम आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सोल्यूशन मैंने कहा आपका सीमाफोर है. हम लोग 3 सीमाफोर इसमें यूज करेंगे. ठीक है, नंबर 1 हम S यूज करेंगे. S का मतलब वही प्रॉब्लम जो हमने कहा था क्रिटिकल सेक्शन में हम जैसे यूज किया, वो था बाइनरी सीमाफोर. ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 और 0 रखेंगे, जिसकी इस S जो फर्स्ट सीमाफोर है ये वाला मेक श्योर करेगा कि जब आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होगा डेटा उन स्लॉट्स के अंदर, तो कंज्यूमर को हमने ब्लॉक करना है, और जब आपका कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा डेटा लेके जा रहा होगा, तब हमने प्रोड्यूसर को रोकना है ताकि वो स्लॉट्स में फिलिंग ना कर सके. तो ये इसकी मेन फंक्शनलिटी होगी. नेक्स्ट जो आपके पास दूसरा सीमाफोर होगा वो होगा एम्प्टी स्लॉट्स का. हम उसमें काउंटिंग सीमाफोर यूज करेंगे, जिसमें हम ये काउंट करेंगे कि हमारे पास उन सेल्स के अंदर एम्प्टी स्लॉट्स कितने हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास सीमाफोर होगा वो हम अगेन काउंटिंग सीमाफोर यूज करेंगे, लेकिन उसका नाम हमने इस दफा रखा फुल. फुल का मतलब ये होगा कि उन स्लॉट्स के अंदर हमारे पास हाउ मेनी सेल्स आर फुल, जो भर गए हैं. ठीक है, सो लेट्स सी.
At any instant, the current value of the empty represent the number of empty slots in the buffer and the full represent the number of occupied slot in the buffer, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो ओवरऑल हम लोग तीन यूज करेंगे, तीन सीमाफोर, एक बाइनरी सीमाफोर, दो जो है वो आपका काउंटिंग सीमाफोर यूज करेंगे। यहां पर मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीके से समराइज फॉर्म में, एक यहां पर प्रोड्यूसर का एक फंक्शन है और दूसरा जो है वो कंज्यूमर का फंक्शन है, और तीन सीमाफोर हैं S1 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो क्रिटिकल सेक्शन खत्म करना चाहता हूं, तो वो मैंने जो दूसरा बाइनरी सीमाफोर है वो यूज किया है। सेकंड सीमाफोर है एम्प्टी, जिसमें एम्प्टी स्लॉट जो है ना वो हमने काउंट करने हैं। इनिशियलाइज हमने n से किया क्योंकि नॉर्मली हमारे पास अब फिलहाल इस टाइम हमें नहीं पता कितने स्लॉट्स हैं। लेट्स सी अगर ये 5 हैं तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास फुल है, f को रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल मतलब फिलहाल इसमें कोई इंसर्शन नहीं है तो वो 0 से इनिशियलाइज हुआ। तो अगर हम इसको सिंपली अगर ड्राई रन करें इन दोनों प्रोग्राम को, इन दोनों फंक्शंस को, तो लेट्स सी हमें समझ आ जाएगी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। कॉल होने के बाद हमें यहां पर लेट्स सी में ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और समझ लो यहां पर हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये एम्प्टी जो स्लॉट्स हैं इसकी वैल्यू n की बजाय क्या हो जाएगी 5 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सारे जो सेल्स हैं वो एम्प्टी हैं। फुल हमारे पास 0 ठीक चल रहा है। वाइल ट्रू, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे आपका वेट ऑफ ई। वेट ऑफ ई का मतलब है कि हमारे पास जो एक एम्प्टी है हम उसको एक माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस हमने 4 किया, ठीक है। जैसे आपको वो सीमाफोर में वो वेट वाला फंक्शन याद है, तो जैसे हम वेट वाले इंटर में होते हैं तो वेट फॉर द डिक्रीजिंग, तो हमने यहां पर एक जो काउंटिंग सीमाफोर है उसको डिक्रीज कर दिया। और फिर वेट ऑफ एस, ठीक है, ये वेट ऑफ एस वो है जो हमने पढ़ा था अगेन बाइनरी सीमाफोर के अंदर कि एस की वैल्यू जो हमने 1 से स्टार्ट ली उसकी वैल्यू हम कर देंगे अगेन डिक्रीज, तो वो हो जाएगी 0। ये एस इसलिए है ताकि कंज्यूमर जो है वो सेम टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म ना करें जब आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आने के बाद अपेंड का मतलब यह है कि यहां पर वो वैल्यू इंसर्ट करें। लेट्स से यहां पर मैंने कोई वैल्यू x इंसर्ट कर दी, ठीक है। फिर हमने किया सिग्नल s का मतलब होता है, पहले सिग्नल का फंक्शन अगर आपको याद हो, सिग्नल इंक्रीमेंट करता है सीमाफोर के अंदर। तो सिग्नल s का मतलब यह है कि हमने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, पहले लास्ट टाइम 0 थी अब 1 हो गई। और सिग्नल f का मतलब यह है कि आपका जो f यहां पर सीमाफोर है उसको इंक्रीमेंट कर दो। f में अब 0 से 1 हो गया, 1 इसलिए क्योंकि यहां पर हमने एक फिलिंग कर दी, समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम दोबारा करते हैं, इसी को दोबारा कॉल करते हैं, प्रोड्यूसर कॉल हुआ, यहां से हमारे पास ट्रू आ गया, प्रोड्यूसर आपका फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। वेट ई का मतलब यह है कि हमने एक डिक्रीमेंट करना है एम्प्टी के अंदर। तो पहले वो 4 था, अब हमारे पास वो 3 हो जाएगा। लेट्स सी यहां पर आपको नजर आ रहा है 3 मैंने कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है एस, वेट एस। अब वेट एस का मतलब ये है कि हमने फिर से कंज्यूमर को रोकना है क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर अगर हम 0 कर देंगे, और अगर आपको वो सीमाफोर याद हो कि जब आप सीमाफोर बाइनरी की वैल्यू 0 होती है तो वो वाइल लूप के अंदर बार बार वो रिपीटिशन कर रहा होता है जब तक वो आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर कोई प्रोसेस नहीं आ जाता, उसकी वैल्यू 1 नहीं कर देता। तो ये इसी तरह कंज्यूमर जो है इस टाइम वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमने अपेंड किया, एक नेक्स्ट वैल्यू यहां पर डाल दी, लेट से यहां पर हमने y वैल्यू डाल दी। अब फिर आपके पास सिग्नल s आ गया, ठीक है। सिग्नल s हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं किस चीज में, s में, तो यहां पर अब 0 की बजाय हम वापस 1 कर देंगे। इसी तरह फिर सिग्नल f है, तो सिग्नल f का मतलब यह है कि हमने अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर देना है, क्योंकि ये काउंटिंग सीमाफोर है तो हम 1 से 2 में चले गए, क्योंकि हमारे पास अब 2 सेल जो है ना वो फुल हो गए हैं। एम्प्टी हमारे पास कितने हो गए, 3 रह गए, 1 2 और 3, ठीक है। लेट से आपका ये सारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब इस दफा हम कंज्यूमर को कॉल करते हैं। कंज्यूमर कॉल हुआ, उसने पहले सबसे किया ये कि उसने वेट कॉल किया, वेट एफ में उसने ये किया कि फुल में से उसने एक डिक्रीमेंट किया,
ठीक है। जैसे वेट फंक्शन डिक्रीमेंटेशन करता है, तो वेट एफ फुल मतलब हमने यहाँ 2 से इसको 1 कर दिया। क्यों किया वो मैं आपको समझाता हूँ। कंज्यूमर का काम ही होता है कि उसने सेल्स को एम्प्टी करना होता है, वहां से डेटा लेके जाना होता है, ठीक है। तो आपका एफ को हमने उसने 1 किया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इसने वेट एस को कॉल किया। एस का मतलब ये है कि इसने यहां पर जो 1 था उसको 0 कर दिया, ताकि जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो प्रोड्यूसर इस टाइम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, तो इसने उसको भी रोक दिया प्रोड्यूसर को। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स आपके सिग्नल एस। अब सिग्नल एस का मतलब ये है, जब ये बाहर आने की मतलब ये बाहर आएगा तो अपनी वैल्यूज को अपडेट कर देगा। तो सिग्नल एस इंक्रीमेंटेशन करता है, तो एस का मतलब पहले ये है कि यहां पर 0 था, अब उसको 1 कर दें, ठीक है। और सिग्नल ई का मतलब अगेन सिग्नल इंक्रीमेंटेशन करता है। ई हमारे पास जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं उसको 1 ज्यादा कर दो, तो हमारे पास 3 थी अब 4 ज्यादा, इसलिए क्योंकि यहां पर इसने किया ये कि यहां पर जो ये वाली वैल्यू है ये इसने यहां पे एम्प्टी कर दी, क्योंकि कंज्यूम कर गई, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और अगर इसको दोबारा इसी तरह परफॉर्म करते हैं कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर लेट से यहां पर आपके पास ये दोबारा कॉल होगा, तो सिचुएशन वही हो जाएगी, ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने ये देखा कि यहां पर ये जो कोड है आपका यहां से लेकर यहां तक प्रोड्यूसर के अंदर, और यहां से लेकर यहां तक जो कोड है ये वो कोड है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कोड। ये वो कोड है जो कि दोनों प्रोसेसेस की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो रोकता है। क्या रोकता है कि जब आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हो तो कंज्यूमर उस टाइम कंज्यूम ना करे। यही मेन प्रॉब्लम है जो कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के अंदर मसला आता है, जिसे हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो 3 लाइन ऑफ कोड है दोनों साइड्स पे कि वो सिंक्रोनाइजेशन जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेक श्योर करवाता है। सो ये तो आपके पास प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेट्स सी, हम आगे मूव करते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वन बाय वन भी मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होता है तो हमारे पास यहाँ पर ये वेट सिग्नल ये सारा फंक्शन में आपको समझा चुका हूं कि फिर क्या सिचुएशन होती है कि वो वेट एम्प्टी को कॉल करता है, फिर म्यूटेक्स को कॉल करता है, मतलब एस का मतलब होता है, म्यूटेक्स का मतलब है कि वो 1 and 0 बाइनरी सीमाफोर की बात हो रही। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी चीज को इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जो ये पूरा मैंने आपको समझाया ये एक स्लाइड के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर का सोल्यूशन। ये आगे कंज्यूमर का सोल्यूशन, फिर वो वेट एंड सिग्नल वो भी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास 3 सीमाफोर यूज होंगे, फुल आपका बाइनरी, और आपके पास जो दूसरे हैं आपके पास काउंटिंग सीमाफोर। तो अगेन ये उसका कोड है, यहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। एंड देन यहां पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं चीजें समझा चुका हूं आप लोगों की, कंज्यूमर वेट्स अंटिल देयर इज एटलीस्ट 1 फुल स्लॉट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। इसका मतलब ये है कि जब आपका कंज्यूमर है वो कंज्यूम तब कर सकता है जब एटलीस्ट 1 स्लॉट जो है ना वो फुल हुआ हो। जब वो सारी एम्प्टी हो तब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। Then it decrements the full semaphore because the number of occupied slot will be decreased by 1 after the consumer completes its operation. ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, एक कंज्यूमर के लिए ये शर्त है कि एटलीस्ट 1 स्लॉट फुल हुआ हो, भरा हो। लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये शर्त है कि जब अगर आपके पास सारे स्लॉट जो है वो फुल हो गए हों तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन रोक देगा, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। सो ओवरऑल ये सारी चीजें मैं डिस्कस करवा चुका हूं और आपको उस स्लाइड के अंदर मैं समझा चुका हूं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।